बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो पिछली कक्षा में आधा भाग किया था उसी का बचा हुआ दूसरा भाग करेंगे। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनके व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो पत्तों वाली भित्ति होती है। कठोर बाहरी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो संवैधानिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। तो आपके जो आपके पराग कण होते हैं वो सामान्यतः किस रंग कैसे होते हैं? सामान्यतः वो गोलाकार गोलीय होते हैं जिसका लगभग अगर आप साइज देखेंगे तो 20 से 50 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। सुस्पष्ट रूप में दो पत्ते वाली भित्ति इनमें देखी जाती है। जो कठोर बाहरी भित्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बाह्यचोल। बाह्यचोल उसको कहा जाता है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को निम्रीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या संग्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो जितना भी कैसा भी टेम्परेचर हो, हाईएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर भी ये देख लेता है, सरवाइव कर सकता है। और इसमें जो आपके सुस्पष्ट द्वारक होते हैं, एंट्री डोर्स काइंड ऑफ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जनन छिद्र, जहां से मेन रिप्रोडक्शन आपका शुरू हो जाता है। जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनी की एक आकर्षक सारणी स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं। तो आपकी ये जो अलग अलग प्रकार की आपको ये दिख रही है, तंतु, कायिका कोशी, प्रजनन कोशी, जनन कोशी, ये आपके फ्लावर्स के ही अलग अलग ऐसे जनन छिद्र, जैसे आपने अभी पढ़ा, जहां से आपका मेन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। जनन छिद्र, जनन का मतलब ही रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कार्य पूरा आपका वहीं से शुरू होता है। आपका क्या विचार है? बाह्यचोल सख्त कठोर होना चाहिए? जनन छिद्र से क्या कार्य है? तो आपके जैसी जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, जो आपका बाह्यचोल कठोर होता है, क्या वो वैसा होना चाहिए, या फिर जो जनन छिद्र है उसके कार्य क्या है? क्या काम, मेन काम जनन छिद्र का क्या है? परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतचोल कहा जाता है। जो परागकण होता है उसकी जो क्या होती है? अंतचोल होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उसको बोला जाता है अंतचोल। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। परागकण की जीव द्रव्य एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होती है, यानी कि इसकी जो आपकी जीव द्रव्य होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या मौजूद होता है? प्लाज्मा भित्ति उसमें प्रेजेंट होती है, आवृत होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। तो जब इसका क्या होता है, जब पराग कोशिक विकसित हो रहा होता है, परिपक्व हो रहा होता है, तो उसमें दो कोशिकाएं, एक होती है कायिक कोशिका, दूसरा है जनन कोशिका। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों ही उसमें समाहित होती हैं। चित्र 2.5b। कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। तो इसमें से जो आपकी दो कोशिकाएं थी उसमें से जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसमें आपका खाद्य भंडार उपस्थित होता है। और उसके अलावा ये जो आपकी जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है, यानी कि तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है, द्रव्य में तैरती रहती है। यह तुर्क आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत बीजोपादपों के परागकण इसे दो कोशीय चरण से झड़ते या संगलित होते हैं। तो इसमें आपके 60% से भी ज्यादा जो आवृत बीजी पादप होते हैं वो इसी परागकण की कोशिका के जो ये जो चरण होता है, इसी प्रक्रिया में वो
झड़ जाते हैं या फिर संगलित हो जाते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मकों को बनाते हैं। तो आपका फाइनली जब आपकी ये जो सूत्री विभाजन होता है और उसके द्वारा जब विभक्त होकर परागकण झड़ने लगते हैं तो उससे पहले जो 2 नर युग्मक होते हैं वो उसको बनाने लग जाते हैं। झड़ने से पहले 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार, दम्मा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसी की प्रजाति की वजह से जो परागकण कुछ होते हैं वो कुछ लोगों में गंभीर प्रकार की एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। दम्मा हो सकता है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां विकसित हो सकती हैं। ये बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाले गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। तो आप भारत में खास करके ये देखा गया है, जो आपके गेहूं है उसके साथ साथ जो बहुत सारे गाजर या घास आती है उसमें भी ये मौजूद होता है। जो परागकण होते हैं उस वो ही मेन रीजन होता है, मेन कारक होता है जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। परागकण पोषणों के भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां, टैबलेट्स के लेने का प्रचलन भी बढ़ा है। तो परागकण जो होते हैं वो पोषण से, काफी सारी इससे एलर्जीज तो होती हैं लेकिन ये बहुत सारे पोषणों से भी भरपूर होते हैं। और रिसेंट ईयर, हाल ही के जो वर्ष है उसमें ये भी देखा गया है कि जो आपकी औषधियां हैं, काफी सारे मेडिसिन बनाई गई हैं, टैबलेट्स बनाई गई हैं और इसका प्रचलन, ट्रेंड देखा गया है खासकर भारत में। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। तो ना केवल भारत में बल्कि जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बाहर के जो देश हैं, पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर भी देखा गया है कि जो आपके पराग उत्पाद हैं, जो गोलियां हैं, सिरप बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं। और ये भी क्लेम करा गया है कि जो पराग है वो जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी, और धावक अश्व जो घोड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इस प्रकार से ये आपके पोलन प्रोडक्ट्स जो ना केवल भारत में बल्कि पश्चिमी देशों में भी इनको देखा जाता है। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहां यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। तो परागकण जब झड़ते हैं तो उससे पहले भी जो इनकी जीवन क्षमता खत्म करने से पहले जहां पर ये गिरते हैं, अगर जरूरत होती है तो वहां पर भी ये निषेचन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। आपके विचार में परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षमता रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो किस हद तक, कितने टाइम तक जो परागकण है वो जीवित रहेगा, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आसपास का वातावरण कैसा है, कैसी विविधताएं हैं, कैसा तापमान उस जगह का है, उन सभी चीजों पर इसका जो पूरा काल है, जीवन काल है, वो निर्भर करता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी, लगभग 30 मिनट में ही खो देता है, जबकि गुलाबवत, रोजेसी, लेग्यूमिनस तथा सिलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकण की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। तो आपके जो तापमान पे तो ये निर्भर करता ही है। इसके अलावा कुछ आपकी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें परागकण जो होता है वो आपके कुछ अनाजों में, जैसे गेहूं हो गया, इन सब में देखा गया है कि ये परागकण 30 मिनट में ही, सिर्फ 30 मिनट में ही अपनी जो जीवन की क्षमता होती है उसको खो देता है। लेकिन उसके अलावा कुछ, जैसे आपके गुलाबवत हो गया, लेग्यूमिनस हो गया, ये सारी जैसे दालें हो गई, उसमें देखा जाता है कि कई महीनों तक भी इनका जो जीवन काल है वो चलता रहता है। आपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भ
धान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों की वीर्य शुक्राणुओं का भंडार किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। भंडारित यानी कि स्टोर करना। तो बहुत सारे शुक्राणुओं को स्टोर भी करा जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस में अगर इनको स्टोर किया जाए तो कई सालों तक इनके शुक्राणुओं को एक जगह पर स्टोर करना संभव है, पॉसिबल है। कितने डिग्री में? 196। इस प्रकार से भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडार बैंक की भांति पराग भंडारों बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। तो फसल प्रजनन कार्यक्रम जो होते हैं उनके लिए बेसिकली ये जो आपके शुक्राणुओं को या अलग अलग चीजों को बहुत लंबे टाइम के लिए भंडारित किया जाता है, वो किया जाता है फसल प्रजनन कार्यक्रम में, उसका उपयोग किया जाता है। ये जैसे आपको गुड़हल का फूल है, उसमें आपकी अलग अलग वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, पुष्पासन है, ये सारे अलग अलग अंग हैं जो पुष्पों के प्रजनन में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड भी कहते हैं, तथा भ्रूण कोश जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जो जायांग होता है वो फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको फोरकास्ट करता है या डिस्प्ले करता है। जायांग एक स्त्री केसर, एकांडपी या बहु स्त्री केसर, बहु अंडपी हो सकते हैं। जो जायांग होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में, उसका जो डिस्प्ले या प्रतिनिधित्व करते हैं वो सिंगल एग्स वाले भी हो सकते हैं, यानी कि एकांडपी भी हो सकते हैं, और मल्टीपल एग्स वाले भी हो सकते हैं, जिसे स्त्री केसर बहु अंडपी कहा जाता है। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संगलित हो सकते हैं। जहां पर भी एक से ज्यादा होंगे वहां पर ये संकलित होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये आपस में स्वतंत्र चित्र 2.7 स प्रति एक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। तो हर एक जो आपका स्त्री केसर होता है उसमें आपके 3 ऑर्गन्स देखे जाते हैं, वो है आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों की अवतरण मंच का काम करता है। वर्तिका का दीर्घीकृत पतला भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशय गुहा कोष्ठक होती है। गर्भाशयी ग्रह के अंदर की ओर ऊपरा नाड़ स्थित होता है। तो आपकी जो वर्तिका होती है वो एक दीर्घीकृत यानी कि जो पतला हुआ भाग होता है वो वर्तिका के नीचे होता है। वर्तिका के नीचे यानी कि जो भी आपके पेटल्स होते हैं उसके नीचे वाले पार्ट में होता है। स्त्री केसर का जो आधार होता है उसके ऊपर जो उभरा हुआ फूला हुआ थोड़ा स्वोलन सा होगा, आपको अलग से ही वो दिखने लग जाएगा, वो जो भाग होता है उसको बोला जाता है अंडाशय। वो आपका अंडाशय उभरा हुआ भाग होता है, स्वोलन सा होता है, वो आपको अलग से ही दिखाई दे जाएगा। आप कक्षा 11 में पढ़ी हुई अपरा को परिभाषा एवं प्रकारों का स्मरण करें। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, उसको अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको फ्लावर्स के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में याद आने लग जाएगा। इसके अलावा जो अपरा से उत्पन्न होती है, जो दीर्घ बीजाणुधानी होती है, उसको सामान्यतः यानी कि जनरली उसको क्या कहा जाता है, उसी को बीजांड कहा जाता है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक गेहूं, धान, आम से लेकर अनेक पपीता, तरबूजा तथा आकृत तक होती है। तो आपके जो बीजांड होते हैं, जितने भी बीज होते हैं, वो आपके अलग अलग, जैसे आपके गेहूं हो गया, धान हो गया, जिसमें आपके ज्यादा बीज आपको देखने को नहीं मिलते, उसी के बिल्कुल ऑपोजिट में जो आपके पपीता, तरबूज ऐसे फल होते हैं उसमें आपको अनगिनत बीजांड देखने को मिल सकते हैं। गुरु बीजाणुधानी बीजांड। आइए एक प्ररूपी आवृत बीजी बीजांड की चित्र 2.7 संरचना से परिचित हों। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो कि व्रंत या डंठल, जैसे बीजांडु व्रंत कहते हैं, द्वारा अपरों से जुड़ी होती है। तो आपके जो गुरु बीजाणुधानी बीजांड होते हैं
ये जो आपकी बीजांड की आपके अगले चित्र में भी आप देखेंगे जो आपकी संरचना होती है, उसी से अब आपको अगले वाले जो आपका शीर्षक है, अगला जो पैराग्राफ है वो आपको उसी से परिचित करवाएगा, उसी के बारे में आपको बताएगा। इसके अलावा जो बीजांड होता है वो एक छोटी सी संरचना होती है जो आपकी डंठल पे किसी भी चीज पे आप उसको देख सकते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत कहा जाता है। बीजांड की काया बीजांड व्रंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संकलित होती है, अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड व्रंत के सभी बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपकी जो बीजांड काया होती है, जो नाभिका नामक एक क्षेत्र होता है, या तो ये वहां पर संकलित होती है, या फिर जो आपकी नाभिका बीजांड होती है, या फिर जिसे बीजांड व्रंत भी कहा जाता है, उसके साथ एक बिंदु होता है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होते हैं। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरा रहता है। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत विभाग कैजाल होता है जी बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके जो अलग अलग फ्लावर्स के ही पार्ट हैं, जैसे आपका बीजांड द्वार नामक एक आयोजित होता है जो छोटा सा होता है, और उसको छोड़कर जितने भी आपके अलग अलग बीजांड होते हैं उसको चारों तरफ से आपके घेर कर रखते हैं। जो बीजांड द्वारी सिरे होते हैं उसके ठीक विपरीत, विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट, उसके बिल्कुल ऑपोजिट भाग में जो कैलाजा होता है वो आपके बीजांड के आधार भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपको उसके बारे में वो बताता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। तो आपका जो जितनी भी आपकी कोशिकाएं, जितने भी सेल्स आपके होते हैं जो एक पुंज से जुड़े हुए होते हैं, एक साथ होते हैं, उनको बीजांडकाय भी कहा जाता है। केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूण कोश या मादा युग्मको भिद्ध बीजांडकाय में स्थित होता है। जो बीजांडकाय भ्रूण होता है, जो बीजांडकाय भ्रूण होता है वो आपका कहां पर स्थित होता है? बीजांडकाय भ्रूण जो कोश होता है या मादा युग्मको भिद्ध होता है, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, उसके बीजांडकाय में भी स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो न्यूनकारी विभाजन द्वारा एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो एक अकेला भ्रूण कोश जो होता है उसमें आप ज्यादातर देखेंगे सिर्फ एक ही बीजांड आपको दिखाई देगा। जनरली आपको यही देखने को मिलता है, जिसके द्वारा फिर आपके जो गुरु बीजाणु होते हैं वो वापस आपके निर्माणित होना शुरू हो जाते हैं, निर्मित होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। गुरु बीजाणु जनन, यानी कि जो आपके मेन सीड्स होते हैं, गुरु बीजाणु होते हैं, उससे रिप्रोडक्शन, जनन कैसे शुरू होता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के परक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आपका जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि जो आपकी मदर सेल होती है, मात्र कोशिकाएं, उससे जो आपका रचनाएं शुरू होती हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन। ये बेसिक आपकी डेफिनेशन है। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय से बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन से परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। चित्र 2.8 तो आपका सबसे पहले शुरू कहां से होता है? बेसिक डेफिनेशन आपकी है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो मदर सेल होता है, उससे आपका जो पूरी संरचना का शुरुआत होती है, पूरी प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है, उसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सबसे पहले जो बीजांड होता है वो आपकी गुरु बीजांड मात्र कोशिकाओं से निकलकर बीजांडकाय से होते हुए बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं, वहां जाते हैं। वहां से फिर आपकी बड़ी कोशिका जो होती है वो सघन करती है, पूरा उनकी संरचनाएं शुरू होती हैं। उसके बाद वो एक सुस्पष्ट केंद्र से युक्त हो जाती है। एक जो आपका स्पेसिफाइड प्री डिटरमाइंड आपका जो केंद्र, एक रीजन होता है, वहां पर जाकर ये स्थित हो जाती है। फिर वहां से ये पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस है, यही है आपका गुरु बीजाणु
जनन। लेकिन इसका महत्व क्या है वो आप आगे के चित्र में ही पढ़ेंगे और आगे के पूरे अध्याय में भी यही पढ़ेंगे। स्त्री मादा युग्मकोभिद। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है जबकि अन्य 3 अविकसित अपभ्रष्ट होते हैं। जो आपके मेन स्त्री युग्मकोभिद होता है, जो आपके फीमेल गैमेट्स होते हैं, उसमें से मैक्सिमम फ्लावर्स में, अधिकांश पुष्पों में आप क्या देखेंगे कि आपका जो एक आपका जो गुरु बीजाणु होते हैं वही कार्यशील होते हैं, यानी कि एक ही फंक्शनल होता है। उसके अलावा जो बाकी सारे होते हैं वो अपभ्रष्ट हो जाते हैं। अपभ्रष्ट का मतलब है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, उनका कोई भी काम नहीं बचता है। चित्र 2.8 ब केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मकोभिद भ्रूण कोश के रूप में विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। तो जब एक सिंगल गुरु बीजाणु से आपका भ्रूण कोश बनने लगता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एक बीजाणुज विकास। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे आपके क्वेश्चंस भी क्वेश्चन पेपर में बन के आ सकते हैं। बीजांड काय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कार्यशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोभिद की सूत्र गुणता क्या होगी। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपके बीजांड काय होती हैं, उसके जो सेल्स होते हैं, फिर मदर सेल्स होते हैं, मात्र गुरु बीजाणु होते हैं, इनसे जो आपका पूरा प्रोसेस होता है इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं या इसकी क्या सूत्र गुणताएं होती हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। चित्र 2.8 ब कार्यशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकी न्यूक्लियली काय बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट केंद्रीय भ्रूण कोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकी विभाजन से परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूण कोश की रचना या संरचना करते हैं। तो आपके जितने भी भ्रूण कोश होते हैं उनसे जो निर्माण होता है बाद में आपका, उसी के बारे में पहली बात तो आप इस पूरे के पूरे अध्याय में विस्तार पूर्वक आप सारी चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो आपके ये जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, गुरु बीजाणु होते हैं, इनसे जितनी भी चीजें केंद्रिक होती हैं, विभाजन होता है, उसके बाद वो आपकी अंडाशय में जाती हैं, अलग अलग लोकेशंस पे, क्षेत्रों पे पहुंचती हैं, उनसे आपकी बहुत सारी अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो ये सारी जब आपकी संरचनाएं होना शुरू हो जाती हैं तो आपके विभाजन के बाद जब समसूत्री केंद्रीय विभाजन फिजन हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट उसके बाद क्या होता है, आपकी 4 केंद्रीय न्यूक्लिएट बनती हैं और उसके बाद फिर आपकी 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें पहले 2 केंद्रीय बनते हैं, 2 न्यूक्लिएट बनते हैं, फिर फिजन होता है, विभाजन होता है, उसके बाद 4 केंद्रीय बनते हैं, 4 न्यूक्लियस बनते हैं और 4 के बाद उसके बाद आपके 8 भी होते हैं। सीधे ये आपके क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स पे डेवलप होते रहते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्र को न्यूक्लियर है, जो केंद्रीय विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति के नींव पड़ती है जो विशिष्ट प्ररूपी मादा युग्मकभिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती है। तो जैसे जैसे आपके 2 से 4 और 4 से 8 आपके न्यूक्लियस बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये किस तरीके के न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी अलग अलग लोकेशन से अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, न्यूक्लियर ये होते हैं। और उसके बाद आपका क्या होता है, धीरे धीरे फिर आपके जो भ्रूण कोश होते हैं उनका संगठन, उनका कलेक्शन एक साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाता है, संगठन होना शुरू हो जाता है। भ्रूण कोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवकालीन कीजिए। चित्र 2.8 ब और स। 8 में से 6 न्यूक्लिएट भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई भ्रुव्य न्यूक्लियाइट कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिकाओं में स्थित हैं। तो आपके अलग अलग जो आपके
डायग्राम्स हैं स्पेसिफिकली 2.8 बी और स में, उसमें भी आप इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्लस जो आपके 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाएं होती हैं वो भी चारों ओर से घिरी रहती हैं, और जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती हैं उनको संजोयित करके रखती हैं, एक साथ इकट्ठा एक जगह पर लोकेटेड रखती हैं। जैसे ये आपका फ्लावर का ही, पुष्प का ही अंग है, ये आपका बीजांड काय है, जहाँ से आपका मेन रिप्रोडक्शन का पहला चरण जो होता है वो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शुरू हो जाता है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मात्र यानी कि मदर सेल वाला पार्ट है, जहाँ से आपका मात्र बीजाणु जनन जो होता है वो शुरू हो जाता है। ये भी फ्लावर है, गुरु बीजाणु द्वितीयकाय, बीजांड काय। फिर ये तीसरा पार्ट है जहाँ पे आपके गुरु बीजाणु छत्रक है, ये आपके अलग अलग पुष्प के ही पार्ट है, जहां से आपका मेन जनन, रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपके सहायक कोशिका, जो आपके हेल्पिंग एडिशनल सेल्स होते हैं, यहाँ पर ये इस एरिया में लोकेटेड होते हैं। फिर अंड होता है, अंड यानी कि एग्स होते हैं। केंद्रीय कोशिका यानी कि जो आपकी सेंटर कोशिकाएं होती हैं, जो बीच में आपके कुछ सेल्स होते हैं जो आपके मेन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर आपका प्रतिव्यासंत आ गया, जो आपके और एडिशनल सेल्स होते हैं या अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एज अ रिजल्ट फिर आपके गैमेट्स यानी कि युग्मनक होते हैं, युग्मक जो होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। फिर ये आपके अलग अलग पार्ट्स आ गए। सहायक कोशिका, ये आपके हर फ्लावर्स में, अधिकांश मैक्सिमम फ्लावर्स जो होते हैं उसमें आपको ये एडिशनल हेल्पिंग सेल्स दिखाई देते हैं, जो इन टर्न आपके किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जनन में ही आपको आगे हेल्प करते हैं। भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टता पूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिर पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहकृत होकर अंड उपकरण या समूचय का निर्माण करते हैं। इस अंड समूचय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। तो आपके जो भ्रूण कोश होते हैं उसके अंदर कोशिका होती है, उसके अंदर फिर आपका वितरण पूरी अच्छी तरीके से शुरू हो जाता है, पूर्ण रूप से शुरू हो जाता है। और जो आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं और अंड कोशिकाएं होती हैं वो आपके जो अंड उपकरण होते हैं उसी के अंदर स्थित होती है। बीजांड द्वारी छोर, जिसे तंतु रूप समूचय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकाई स्थूलन होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं की दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आपके बीजांड द्वारी छोर होते हैं, जहाँ पे आपका बीजांड द्वारी का या तो एंड होगा, सिरा होगा, या फिर एंड यानी कि छोर होगा, या फिर सिरा यानी कि स्टार्टिंग होगा, ये आपकी मेन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं उसमें पराग नलिकाओं की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है पराग नलिकाओं की, वो डिटरमाइन करता है, उसको निर्देशित करता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभाग्य छोर पर होता है, प्रतिव्यासंत कहलाती है। वृहद केंद्रीय कोशिका, जैसे कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होता है। तो आपके जो मेन आपके एंटीपोलार्ड होते हैं जिनको कहा भी जाता है, उसके अलावा जो आपकी वृद्ध केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी वृद्ध केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, पहले भी हमने पढ़ा था, इसमें आपका क्या होता है, 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई किस में प्रेजेंट होती हैं, वृद्ध केंद्रीय कोशिकाओं में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।